हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर 1 ऑफ AS26। सर अपना जो AS का सीरीज़ चल रही थी उसके अंदर अपन ने AS22 और AS29 की जो दो AS थे वो अपन ने ख़त्म कर लिए हैं और आज अपन चालू करेंगे सर AS26 क्लास नंबर 1। सर सबसे पहले मैं वो सारे इंपॉर्टेंट और जो ट्रिकी AS हैं वो सारे कवर कराऊंगा, फिर उसके बाद जितने भी जो सिंपल है प्लस जिनमें ज़्यादा थ्योरी है उनको अपन बाद में कवर कर लेंगे। सबसे पहले अपन AS26 की क्लास नंबर 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं AS26। तो सर आप सब अपनी अपनी कौन से कॉपी में आ जाइए और लिखिए AS26। सर सबसे पहले इस टॉपिक का नाम क्या है AS26 का? इंटेंजिबल असेट। क्या नाम है सर? इंटेंजिबल असेट। अब आप लोग क्या जानते हो सर इंटेंजिबल असेट के बारे में? वो असेट जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, कांट टच कांट सी, अपन उसे इंटेंजिबल असेट कहते हैं। अपन यही मानते हैं, लाइक एग्जांपल आप गुडविल कह दोगे, पेटेंट कह दोगे, लाइसेंस कह दोगे, ये सब आपके क्या होते हैं? इंटेंजिबल असेट होते हैं, ठीक है। बट लेकिन आपको वहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए कि इंटेंजिबल असेट होती क्या है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा इंटेंजिबल असेट के रिगार्डिंग तो आपको लिखना पड़ेगा कि वहाँ पे इंटेंजिबल असेट का डेफिनेशन। और सर ये टॉप मोस्ट AS है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर? यस सर। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिख ले सर। यस, डेफिनेशन लिखते हैं अपन सबसे पहले इसकी। देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, क्या बोला मैंने? नॉट हैविंग फिजिकल सब्सटेंस, मतलब जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो। अब सर फिजिकल सब्सटेंस ना हो इसका मतलब, इसका कोई एग्जाम्पल, मतलब नॉट बी ए टेंजिबल असेट। हाँ सर अब समझ में आ गया। फिजिकल सब्सटेंस का मतलब होता है कि जिसका जो टेंजिबल असेट होगी वो कभी भी इंटेंजिबल असेट नहीं होगी। और आपको पता है टेंजिबल असेट क्या क्या होती है। क्लियर? यस सर। मतलब इंटेंजिबल असेट वो असेट्स होती है जिनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है। ये कीवर्ड सर आपको अपनी डेफिनेशन में यूज करने पड़ेंगे अगर आपको नंबर चाहिए तो। क्लियर क्या? यस सर। सेकंड पॉइंट, शुड बी नॉन मॉनेटरी। क्या होनी चाहिए? ये शुड बी क्या होनी चाहिए सर? ये नॉन मॉनेटरी होनी चाहिए। अब सर नॉन मॉनेटरी कैसे? देखिए, नॉट बी फॉर द पर्पज ऑफ सेल, मतलब ये आपके सेल के पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो अगर कोई भी चीज़ जो सेल पर्पस के लिए होती है, पहली बात वो असेट ही नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, ये क्या होनी चाहिए? नॉन मॉनेटरी होनी चाहिए। नॉन मॉनेटरी का मतलब वो सेल के लिए नहीं होनी चाहिए। समझ में आई क्या बात? यस सर। दो कीवर्ड क्लियर हो गए। यस, तीसरा कीवर्ड, इट इज आइडेंटिफाइबल एंड सेपरेबल होनी चाहिए। मतलब सर, मतलब इसका होता है जिसके पास हैविंग हो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू एंटिटी को। FEB का मतलब समझ गए क्या सर? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। क्लियर क्या? यस सर। क्या बोला मैंने? कि हैविंग जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो एंटिटी को, एंड फ्लो टू एंटिटी हो, और फ्लो टू एंटिटी हो। इन दोनों वर्ड्स को भी अपन समझ लेंगे। अभी पहले अपन कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाइबल एंड सेपरेबल। क्लियर क्या? यस सर। तो अब आपको लगता है आपकी डेफिनेशन में जान आ गई। जो आप पहले बोलते थे इंटेंजिबल असेट मींस दोज असेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड बाय अस, ऐसा नहीं होता। इंटेंजिबल असेट दोज असेट्स which not having a physical substance and should be non-monetary and it is identifiable and separable and it should arise from a contract and it should क्या होनी चाहिए? ये arise होनी चाहिए कहाँ से सर? from a contract। तो वो क्या होती है सर? आपकी intangible asset होती है। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अगर ये आपको 4-5 कीवर्ड्स याद हैं, अगर आपको ये 4-5 कीवर्ड्स याद हैं तो आपको पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी इंटेंजिबल असेट की। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं सर? वो पहला वर्ड है फिजिकल सब्सटेंस, दूसरा नॉन मॉनेटरी, तीसरा आइडेंटिफाइबल एंड सेपरेबल, एंड द फोर्थ इज अराइज फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर क्या? यस सर।
अब फिजिकल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि जो टेंजिबल असेट ना हो, मतलब जो जगह ना घेरे, जो जगह ना घेरे वो क्या होता है, इंटेंजिबल असेट। जो सेल पर्पस के लिए ना हो वो क्या होता है, नॉन मॉनेटरी मतलब इंटेंजिबल असेट। जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, जिसका क्या बोला मैंने, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, अपन उसे क्या मानते हैं, इंटेंजिबल असेट, प्रोवाइडेड उसका बेनिफिट किसको फ्लो होना चाहिए, टू द एंटिटी। अब पता है सर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर ये लाइन। इसको जिस बच्चे ने समझ लिया ना सर, मतलब मानिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझे इस लाइन को अपन? यस सर। जिन बच्चों ने सर मेरे से AS10 पढ़ा था, मैंने उस टाइम भी आपको ये क्लास में बताया था। AS10 की वीडियो भी सर अपन जल्दी यूट्यूब पे भी डाल देंगे। देखिए सर, मैं इस लाइन को समझाता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको मैं, ठीक है? तो मैं पिंक कलर से देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस बना सकोगे आप। क्लियर क्या? ठीक है, यस सर। देखिए लिंक कर लीजिएगा सर उस चीज़ को। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो प्लस फ्लो टू एंटिटी हो, प्लस क्या हो, फ्लो टू एंटिटी। अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो तो ही अपन उसको असेट रिकॉग्नाइज करेंगे। यस सर। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब भाई मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट होगा, फ्यूचर में बेनिफिट होगा, ठीक है? अब फ्लो टू एंटिटी का मतलब क्या होता है सर, जिसपे कंट्रोल हो, कंट्रोल हो बाय किसका, एंटिटी के द्वारा कंट्रोल्ड किया जाए जिसे। समझ में आई बात? एंटिटी उसको क्या कर सकती है, प्रिवेंट, रोक सकती है इट, इसे टू यूज करने से बाय अनदर पर्सन, किसी अनदर पर्सन के द्वारा इसको यूज करने से भी जो एंटिटी है वो रोक सकती है, तो हम उसे मानते हैं फ्लो टू एंटिटी। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या आपको सर? ये चीज क्लियर हुई क्या आपको, ये कि कंट्रोलेबल बाय एंटिटी हो प्लस इसको प्रिवेंट किया जाए टू यूज करने से बाय द अनदर पर्सन। समझ में आया? क्लियर हुआ क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है फ्लो टू एंटिटी। क्लियर? समझ में आई बात? यस। अगर क्वेश्चन में आपको मान लीजिए एक एग्जांपल दे दिया मैंने कि ये एक जगह है जिससे एंटिटी को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, बट एंटिटी उस पे कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब कि अनदर एंटिटीज भी इस चीज को यूज कर सकती है। तब एक बात बताइए, क्या ये आपके लिए इंटेंजिबल असेट होगी? क्या अब आपके लिए ये इंटेंजिबल असेट होगी? क्या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर फ्लो टू एंटिटी नहीं है ना, कंट्रोल नहीं है एंटिटी का। माना फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा बट कंट्रोल नहीं है एंटिटी का। अगर जब तक कंट्रोल नहीं होगा एंटिटी का तो वो किस बात की उसके लिए असेट मानी जाएगी? समझ में आई क्या बात? यस सर। मतलब सर आपके कहने का मतलब क्या हो गया? सर मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज को इंटेंजिबल असेट अगर आपको रिकॉर्ड करना है, किसी भी चीज को अगर आपको इंटेंजिबल असेट रिकॉर्ड करना है, क्या बोला सर मैंने? अगर आपको किसी भी चीज को इंटेंजिबल असेट रिकॉर्ड करना है तो आपको ये कंडीशंस फुलफिल करवानी पड़ेगी। क्लियर क्या? यस सर। मैं इस चीज को लिख भी देता हूं यहाँ पे, इफ any of the condition is not fulfilled, अगर कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, इवन इफ चाहे से कंट्रोल इज नॉट एग्जिस्ट, अभी जैसे अपन ने बताया कि उस पर कंट्रोल नहीं था, इवन देन it is right of European and not capitalized। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सर मैंने क्या लिखवाया। यस सर। क्लियर क्या? यस।
अगर कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप उसको किसके थ्रू राइट ऑफ कर दो, पीएनएल के थ्रू राइट ऑफ कर दो, आप उसको कैपिटलाइज मत कीजिए। समझ में आई क्या बात? यस सर। मतलब इंटेंजिबल असेट कहलाने के लिए इसको आप सर इस मीन में भी लिख सकते हो, इन अदर वर्ड्स आप ऐसे लिख लो सर इसको, इन अदर वर्ड्स ऑल कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। सारी कंडीशन सेटिस्फाइज होनी चाहिए अगर आपको उसे इंटेंजिबल असेट शो करना है तो। क्या सर अब आपको चीज़ क्लियर हुई क्या? इंटेंजिबल असेट की डेफिनेशन क्लियर हुई क्या? हाँ सर अब क्लियर हो गई है ये इंटेंजिबल असेट की डेफिनेशन। फ्लो टू एंटिटी का मतलब भी समझ में आ गया है कि फ्लो टू एंटिटी का मतलब क्या होता है। क्लियर क्या? यस सर। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ जो कि एग्जांपल्स हैं इंटेंजिबल असेट्स के। एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट से कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं सर? देखिए बहुत सारे होते हैं। आपका परचेज्ड गुडविल हो गया, क्या आपने गुडविल परचेज करी थी। आपका परचेज्ड ब्रांड हो गई। आपका परचेज पेटेंट हो गया। आपका लाइसेंस हो गया। आपका ट्रेडमार्क हो गया। ठीक है। आपका नॉन कॉम्पिट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने। नॉन कॉम्पिट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आप मेरे साथ कंपटीशन नहीं करोगे, उसका आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो वो भी आपके लिए इंटेंजिबल असेट है। आपने कोई कस्टमर का डेटाबेस पढ़ा है आपके पास तो वो भी आपके लिए क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा सर? इंटेंजिबल असेट। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है तो वो भी क्या माना जाएगा? इंटेंजिबल असेट। अगर वेबसाइट है वो भी इंटेंजिबल असेट का एग्जांपल हो गया सर आपके लिए। जो मोशंस फिल्म्स होती है वो भी इंटेंजिबल असेट है। जो कॉपीराइट होता है वो भी आपकी इंटेंजिबल असेट हो गई सर। जो आपके टेक्निकल नो हाउ होते हैं वो अभी आपका क्या है सर? इंटेंजिबल असेट है। और अगर आपकी कोई फ्रेंचाइज है तो वो भी आपकी क्या होते हैं? इंटेंजिबल असेट का एग्जाम्पल होता है। तो क्या सर अगर आपको कभी क्वेश्चन बोल देगा कि बताइए ये इंटेंजिबल असेट है या नहीं है, तो आपको क्या करके आना है सर? सबसे पहले आपको इंटेंजिबल असेट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि हाँ इंटेंजिबल असेट है या नहीं है। बट लेकिन अगर आपको अब ये वर्ड्स दिख जाएंगे तो आप समझ जाओगे कि यार ये तो इंटेंजिबल असेट होती ही होती है। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आया क्या? यस। क्लियर? यस। आ जाइए अगले पे, अगले नोट पे आइए सर। दो नोट क्लियर क्या? यस सर। आइए अगला नोट। एक नोट लिख लीजिए सर आप। इस नोट को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इस नोट को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा सर आप। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना वो कभी भी आपका इंटेंजिबल असेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते बताइए क्यों नहीं होते? क्योंकि ह्यूमन बींग्स पे आपका कंट्रोल नहीं होता। बिकॉज एंटिटी हैज नो कंट्रोल। क्योंकि एंटिटी का कोई कंट्रोल ही नहीं होता भाई। समझ में आई बात? एंटिटी का अगर कोई कंट्रोल ही नहीं है तो ह्यूमन बींग्स को आप कैसे एज ए इंटेंजिबल असेट ट्रीट कर सकते हो? अगर कंट्रोल होगा तो ही तो आप उसको इंटेंजिबल असेट के डेफिनेशन के अंदर फॉल कराओगे, अदरवाइज आप फॉल ही नहीं कराओगे। समझ में आया क्या? यस सर। बट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है आपने किसके साथ सर? विथ ह्यूमन बींग्स के साथ। देन इट इज इंटेंजिबल असेट। समझ में आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या मैंने क्या बोला? अगर ओनली ह्यूमन बींग्स हैं तो इंटेंजिबल असेट नहीं है।
अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो इंटेंजिबल असेट है। समझ में आई बात? यस सर, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फिर उनके ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? यस सर। आइए अगला लिखते हैं। फॉलोइंग आइटम्स should be expensed off। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें आपको एक्सपेंस ऑफ करना ही पड़ता है। समझ में आई बात? मतलब हम उन्हें कैपिटलाइज नहीं करते हैं, हम उनको कोस्ट में ऐड नहीं करते हैं। ऐसे कौन कौन सा आइटम है सर? देखिए फटाफट से। एक तो स्टाफ ट्रेनिंग का कोस्ट हो गई, या आपने कोई स्टाफ ट्रेनिंग कोस्ट इनकर करी हो। कोई आपने इनडायरेक्ट लेबर है, जैसे कि आपका कोई इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस हो गए आपके कोई, ठीक है। आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, पर प्रमोशन का खर्चा हो गया, पब्लिसिटी का खर्चा हो गया, कोई भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गए। इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आपका कोई स्टार्टअप की कॉस्ट हो गई, कोई सम कॉस्ट हो गई आपकी, कोई आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स हो गए। समझ में आई बात? यस सर। आपके रीलोकेशन के एक्सपेंडिचर हो गए, या जिसे अपन रीशिफ्टिंग के एक्सपेंडिचर्स भी कहते हैं, तो वो भी आपके ऐड नहीं होते हैं। आपका कोई रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, आपका कोई जैसे अब नॉर्मल लॉसेस हो गया। क्लियर हो रहा है? यस सर। आपका जैसे अब नॉर्मल लॉसेस हो गया, कोई इनोग्रेशन, आपका इनोग्रेशन करवाया उसमें कोई खर्चा हो गया, इनोग्रेशन सेरेमनी में कोई खर्चा हो गया आपका। और जैसे सर आपका क्या बोलते हैं, और जैसे आपने कोई क्या बोलते हैं सेल्स और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर करा आपने कोई, और आपने कोई एक्सपेंडिचर करा है किसके ऊपर? ऑन इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर। अगेंस्ट कॉम्पिटिटर, तो वो भी आपका ऐड नहीं होता है। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? इसमें मैं आपको जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसमें क्लैरिफिकेशन लिखवा देता हूँ मैं आपको, देखिएगा। बट सच एक्सपेंडिचर is capitalized only when it is incurred to get title free from competitors। मतलब अपन ने जब टाइटल खरीदा ना सर, अपन ने जब टाइटल खरीदा तो वो पहले से इन्फ्रिंजमेंट में था, पहले से उस पर कोई केस चल रहा था, तो उस केस को सॉल्व करवाने में जो हमारा खर्चा लगेगा, क्योंकि हम टाइटल फ्री करवाना चाहते हैं, तो हम उसे क्या मानते हैं? कैपिटलाइज खर्चा मान लेते हैं और अपने कम कैपिटलाइज कर देते हैं। समझ में आई क्या सर यहाँ तक की बातें? क्लियर हुआ क्या? ये बताइए सर आप, क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? यस सर। उसके बाद अब अपन बात करते हैं सर सेल्फ जनरेटेड असेट्स की। किसकी सर? सेल्फ जनरेटेड असेट्स। देखिए मैंने आपको बताया सर, इफ सेल्फ जनरेटेड असेट है कोई,
सेल्फ जनरेटेड असेट है, अगर कोई, क्या बोला मैंने, अगर कोई सेल्फ जनरेटेड असेट है देन नो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे फिर अपन उसको इन बैलेंस शीट, फिर अपन उसको बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे आपके पेटेंट हो गया, खुद का है, आपने खुद ने अपनी गुडविल बनाई है, आपने खुद ने अपना ब्रांड नेम बनाया है, आपने खुद ने अपना कॉपीराइट बनाया है, तो वो जो चीज़ें होती है इनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब सर आप डबल बातें कर रहे हो, पहले आपने ऊपर बताया कि ये क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट होती है, बट सर मैंने आपको ऊपर क्या लिखवाया था पता है, एक वर्ड लिखवाया था सबके आगे, परचेज वर्ड लिखवाया था ना। हाँ सर, इधर भी आप परचेज लिख लीजिए। परचेज्ड, समझ में आई क्या बात? यस सर, मतलब जो अपन ने परचेज कर रखा है अपन उसको तो शो कर सकते हैं, लेकिन अपन ने जो खुद ने सेल्फ जनरेट करा है इंटेंजिबल असेट को, तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? अब क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन यही है सर, बिकॉज इट इज एट द रेट फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आई क्या बात? यस सर, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर हुआ क्या? यस सर, समझ में आई क्या बात? यस, सेल्फ जनरेटेड असेट के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए था, इसका 1-2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्लियर क्या? यस सर। अब अपन चलते हैं अगले, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर इधर इसका, ये इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ये इम्पोर्टेंट है सर, आप इसको अब ढंग से समझ लीजिएगा। इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब देखिए सर, आप इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सर रिसर्च फेज, रिसर्च फेज होता है एक, तो एक होता है डेवलपमेंट फेज। ठीक है, अब ध्यान रखना सर, जितना भी एक्सपेंडिचर जो अपन करते हैं रिसर्च फेज तक, वो क्या हो जाता है, डेबिट टू पीएनएल। इसको क्या कर देते हैं अपन, डेबिट टू पीएनएल। अब सर रिसर्च फेज स्टार्ट कहाँ से होता है और कहाँ तक रहता है सर, ये रहता है टिल टेक्निकल फिजिबिलिटी तक। मतलब जब तक अपन टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टैब्लिश नहीं कर देते हैं, जब तक अपन टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टैब्लिश नहीं कर देते हैं, वहां तक का सारा की सारा खर्चा रिसर्च फेज का माना जाता है। क्या बोला मैंने? जब तक अपन टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टैब्लिश नहीं कर देते हैं, तो वहां तक का जितना भी खर्चा होता है हम उसे रिसर्च फेज का मानते हैं और हम उसे क्या कर देते हैं, डेबिट टू पीएनएल। क्लियर हुआ क्या? ये बात। अब आगे, ठीक है, आगे देखिएगा, इसका मतलब दैट इज एक्वायरिंग करना नॉलेज को एंड फाइंडिंग करना वेज, रास्तों एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है, टेक्निकल फिजिबिलिटी होता है। क्लियर हुआ क्या? यस। हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं टू पीएनएल में, और हम उसे नेवर भी कैपिटलाइज्ड, नेवर एवर भी कैपिटलाइज, कभी भी हम उसे कैपिटलाइज नहीं करते हैं। वंस राइट ऑफ थ्रू पीएनएल, अगर एक बार हमने राइट ऑफ कर दिया थ्रू पीएनएल, हम तो फिर उसे कभी भी क्या नहीं करते हैं, कैपिटलाइज नहीं करते हैं। क्या चीज़ समझ में आई क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये। क्लियर हुआ क्या? यस सर। मतलब कहने का मतलब ये है सर कि रिसर्च फेज में टेक्निकल फिजिबिलिटी तक किया गया सारा खर्चा पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता है, और अगर वो एक बार डेबिट हो गया तो वो वापस कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता है। क्लियर क्या? यस सर, समझ में आया? यस। अब आगे देखिएगा, आगे सर दूसरा फेज होता है आपका सर डेवलपमेंट फेज। कौन सा सर? डेवलपमेंट फेज होता है।
ठीक है, डेवलपमेंट फेज की बात कर लेते हैं सर अपन। डेवलपमेंट फेज क्या होता है? आफ्टर टेक्निकल फिजिबिलिटी वाला फेज। अब आपने टेक्निकल फिजिबिलिटी वहां पे कवर कर ली, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद जो भी काम होगा हम उसे क्या मानेंगे? डेवलपमेंट फेज मानेंगे। मतलब वहां पे अपन ने एक्वायरिंग करी थी नॉलेज को, यहां पे अपन उसको अप्लाई करेंगे। समझ में आई बात? यहां पे हम उसको क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, डिटेल्ड प्रोग्रामिंग करेंगे। क्या करेंगे? डिटेल्ड प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, जिक्स करेंगे और प्रोटोटाइप एक्सेट्रा। ये सर आपको नाम याद होने चाहिए, क्या पता कभी वो इन नामों के बेसिस पे भी क्वेश्चन दे दे। क्लियर क्या? यस सर, समझ में आई क्या बात? यस। हम कब कैपिटलाइज करेंगे? कैपिटलाइज कर देंगे सर हम उसको। क्या कर देंगे? अब इस फेज के खर्चे को कैपिटलाइज कर देंगे टू दी किसमें? असेट में। किस एक्सटेंट तक सर? टू द एक्सटेंट ऑफ देयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उस एक्सटेंट तक हम क्या कर देंगे? कैपिटलाइज कर देंगे असेट की पोस्ट में। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? यस सर। और जो भी डिफरेंस अराइज होगा, कोस्ट में एंड क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन में। ठीक है, मान लीजिए मैंने खर्चा करा 100 रुपए में, कैपिटलाइज कर रहा हूं 80 रुपए, तो जो भी डिफरेंस है 100 और 80 का, वो कहां चल जाएगा? डेबिट टू पीएनएल। आई थिंक सर अब मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। मतलब हम इसमें अप्लाई करते हैं नॉलेजेस को, आफ्टर टेक्निकल फिजिबिलिटी वाला केस होता है, और हम इसके अंदर क्या किस एक्सटेंट तक उनकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, और उस एक्सटेंट तक हम क्या कर देंगे? कैपिटलाइज कर देंगे। और जो भी डिफरेंस होगा हम उससे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। किसके थ्रू? पीएनएल अकाउंट के थ्रू। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आया क्या? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट सर, सबसे इंपॉर्टेंट नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट है सर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको लिख लीजिएगा। डेवलपमेंट फेज में all expenditures are capitalized, but subject to the above disallowed expenditures। क्या सर कुछ समझ में नहीं आया? आपने क्या बोला? देखिए सर, मैंने क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप डेवलपमेंट फेजेस में जो भी एक्सपेंडिचर करते हो आप उसको कैपिटलाइज कर दोगे। यस सर। मान लीजिए आपने डेवलपमेंट फेजेस में कोई अबनॉर्मल लॉस करा, आप उसको भी कैपिटलाइज कर दोगे? नहीं सर, आपने भी मना किया था ना, अबनॉर्मल लॉसेस को अपन कैपिटलाइज नहीं करते। तो सर मेरे कहने का मतलब वही है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर आप लोगों को, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपन ने यहाँ पे जो आइटम बताया ना, जो एक्सपेंस ड्रॉप होंगे, मतलब जो डिसअलाउड है, एक्सपेंस ड्रॉप का मतलब होता है डिसअलाउड, ये जो अलाउ नहीं है, उन एक्सपेंडिचर्स को तो कभी भी आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। ध्यान रखना इस चीज को, उन एक्सपेंडिचर्स को तो आप कभी भी क्या नहीं करोगे? कैपिटलाइज नहीं करोगे। क्लियर क्या? यस सर। इसमें आप और नोट कर लीजिए, चाहे से इसके आगे और नोट कर लीजिए, एलोकेटेड ओवरहेड। अगर एलोकेटेड ओवरहेड है तो वो भी डिसअलाउड होगा। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। मतलब ये जो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो तो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होंगे, वो डेवलपमेंट फेजेस में भी कैपिटलाइज नहीं होंगे। यही नोट लिखवाया है सर मैंने आपको यहाँ पे। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। लेकिन इसमें भी अब कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, अगर ओनली ओवरहेड है, अगर ओनली ओवरहेड है तो आप उसको कैपिटलाइज कर दो। ठीक है। अगर ओनली सैलरी है एंड वेजेस है, ओनली सैलरी एंड वेजेस ही लिखा हुआ है, तो भी अपन उसको क्या कर देंगे? कैपिटलाइज कर देंगे। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ क्या? यस सर। ये ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है सर।
अगर यहाँ पे कह देता कि अकाउंटेंट की सैलरी है, ऐड नहीं होती, अकाउंटेंट की सैलरी ऐड नहीं होती। अगर ओनली सैलरी एंड वेजेस है तो ऐड हो जाएगी, ओनली ओवरहेड है तो ऐड हो जाएंगे। अगर एलोकेटेड है ना, एब्जॉर्ब ओवरहेड है तो वो कैपिटलाइज नहीं होते हैं। क्लियर? क्या समझ में आई क्या बात? यस। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टॉपिक भी आपका खत्म होता है। अब अपन अपने लास्ट टॉपिक पर है, अमोर्टाइजेशन पर। सर पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। यही है हमारे पढ़ाने का स्टाइल, और हम सर ऐसे ही पूरे टॉपिक्स को कवर करा देंगे आपको, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है? यस सर। आ जाइए सर, अब बात करते हैं अपन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, अमोर्टाइजेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय अमोर्टाइजेशन? सेम एज डेप्रिसिएशन। जैसा कि आपने सर पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन इज एन सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज एन ए ग्रेजुअल अप्रोच, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है ऑफ रिड्यूसिंग करने का वैल्यू ऑफ दी असेट्स। तो सेम वही अमोर्टाइजेशन है। तो आपको पता होगा सर, अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन सेम होता है। अमोर्टाइजेशन कुछ भी नहीं है, एक मेथड होता है, सिस्टमेटिक एलोकेशन होता है ऑफ एलोकेट करने का जो कॉस्ट होती है ऑफ इंटेंजिबल असेट की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर हुआ क्या? यस सर। डेफिनेशन लिख ली क्या? यस सर। वापस बोल रहा हूँ, वापस लिख लीजिएगा। Amortization is a systematic allocation of the cost of an intangible asset over a period of time, and it is in a gradual process, and it is the same as like depreciation. As per AS 26, amortization, there are two models of amortization. Clear? Yes sir। ये आपको मैंने definition बोल दी। जब भी अमोर्टाइजेशन का क्वेश्चन आएगा, वैसे प्रैक्टिकली आएगा, थ्योरी नहीं आएगी। तो अपन अब बात करते हैं अमोर्टाइजेशन पर। दो टाइप के होते हैं सर। अगर फाइनाइट लाइफ हो, फाइनाइट लाइफ मतलब पता है कि कितनी लाइफ है, और इनफाइनाइट हो, पता है नहीं यार कितना जिएगा कितना मरेगा, कोई पता ही नहीं इसकी लाइफ का, तो आप क्या कर लेना, अज्यूम कर लेना। क्या अज्यूम कर लेना सर? लाइफ इज 10 ईयर एंड SLM method will be used. I think अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। यस सर। अगर इनफाइनाइट लाइफ है, अगर इनफाइनाइट लाइफ है और आपको फिर क्या करना है उस केस में, लाइफ मान लीजिए आप 10 ईयर्स, क्या अज्यूम कर लेना आप सर कि लाइफ 10 साल है, और कौन सा मेथड यूज कर लेना सर? आप SLM मेथड यूज कर लेना। क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस सर। लेकिन अगर फाइनाइट लाइफ है तो आप क्या करोगे सर? दो मेथड होते हैं फाइनाइट लाइफ में, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो अप्रोच और दूसरा SLM मेथड। ध्यान रखना, फर्स्ट प्रेफरेंस अपन इसको ही देंगे और सेकंड प्रेफरेंस अपन इसको देंगे। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आ गया क्या? यस सर। तो ये होता है सर हमारा अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी खत्म, जो कि आपका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जिस पे बेस्ड है। समझ में आया क्या आपको सर? इंटेंजिबल असेट के रिगार्डिंग सर जितना अपन ने पढ़ा, क्या सर वो आपको क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो फटाफट से सर आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए अब, क्योंकि अपन करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस। यस सर। लिख लिया क्या? यस। तो सर अब अपन करते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चालू। क्लियर? यस सर। आइए अपने स्टडी मटेरियल पे सर। यस। स्टडी मटेरियल पे आने पर सर आपको क्या करना है? अब स्टडी मटेरियल पे सर सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं AS 26। क्या सर? AS 26 अपन पढ़ रहे थे सर, तो AS 26 निकाल लीजिए सर फटाफट से। AS 26 ये सर आ गया आपका AS 26। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं सर अपन, इलस्ट्रेशन नंबर 1।
ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1 सर। करें क्या? यस सर। ठीक है, देखिए सर क्या लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए सर, बुक्स में देखिए सर, सारे के सारे इलस्ट्रेशन नंबर 1। पहले तो बिरतिस को आप पहले मार्क कर लीजिए सर, क्योंकि नया क्वेश्चन है, नया जोड़ा ICAI ने। देखिए, ABC Limited had developed know-how by incurring expenditure of 20 lakh rupee. The know-how was used by the company from 1st April 2001 and the useful life of asset is 10 years from the year of commencement of its use and the company has not amortized। बड़ी गलती आ गई सर, बड़ी गलती आ गई। क्या बोला? कंपनी ने हैज नॉट अमोर्टाइज असेट टिल कब तक? 31 मार्च 2008 तक। सर गलत है ना? आप खुद बताइए सर, गलत है ना? क्यों गलत है सर? क्योंकि मैंने आपको क्या लिखवाया था अमोर्टाइजेशन में, डेफिनेशन में सर, अमोर्टाइजेशन इज अ सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सर एक बात बताइए, इसकी कॉस्ट कितनी लगी? 20 लाख लगी। तो क्या आप एक बार में 20 लाख रुपए का खर्चा PNL में डाल के, क्या आप मतलब आप पूरा के पूरा 20 लाख अगर एक बार में डाल दोगे तो आपका बैलेंस शीट जो PNL अकाउंट है, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू देगा? क्या नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सर AS 26 के अकॉर्डिंग आपको आपका जो खर्चा है, जो आपने इंटेंजिबल एसेट खरीदने में जो खर्चा करा है, उसको आपको ओवर द पीरियड एक सिस्टमेटिक एलोकेशन करना पड़ता है। वही तो अमोर्टाइजेशन होता है। अब सर यहाँ पे आपको यूजफुल लाइफ कितनी दे रखी है? 10 ईयर। 10 ईयर दे रखी है। यस सर। कितने का खर्चा करा है? 20 लाख का। ठीक है, कब खरीदा था? 1/4/2001 को। देखिएगा सर, देखिएगा सर, 1/4/2001 को अपन ने खरीदा। ठीक है, यस सर, 1/4/2001 को अपन ने खरीद लिया था। यस, कितने का? 20 लाख का। लाइफ कितनी थी? 10 ईयर थी। तो मैं कहता हूं कि पर एनम मुझे कितने का खर्चा लगता? 2 लाख रुपए पर एनम। मैं क्या करता? अमोर्टाइजेशन डालता। यस सर, अमोर्टाइजेशन कर देता मैं हर साल 2 लाख रुपए का। क्लियर क्या? यस सर। अब एक बात बताइए, 31 मार्च 2008 तक तो उसने डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं करा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 साल। सर कितने साल? 7 साल का तो उसने डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं करा सर। 7 साल का डेप्रिसिएशन कितना होता है सर? 7 × 2 लाख इक्वल्स टू कितना होता है सर? 14 लाख रुपये होता है। और इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? ये तो कब का था सर? प्रीवियस ईयर्स का था, जो कि अब अपन को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। यस सर। और करंट ईयर का कितना प्रोवाइड कराओगे सर आप? सर करंट ईयर का है 2 लाख रुपए। तो अब एक बात बताइए, आप एंट्री क्या करोगे सर? एक सेकंड सर, एक सेकंड। इसने पता है क्या पूछा? इसने पूछा 2000, अपन को ईयर कौन सा दिया है, कब का अपन को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है? अपन को सर 31 मार्च 2008 का करना है क्या? ठीक है सॉरी सर, सॉरी, मेरे को लगा 31 मार्च 2009 का करना है। कोई ना, मतलब इसने पूरे 31 मार्च 2008 को अपन को क्या करना है? अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 8-9, वो 7-8। अपन को 7-8 की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। मतलब इसने पिछले 6 साल से उसने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा। समझ में आई क्या बात? यस सर। सर मैंने क्या करा था, एक बात बताइए। आपका 2 लाख रुपए पर एनम का डेप्रिसिएशन है। यस सर, पर एनम आपको 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। 1/4/2001 से 1/4/2002, 3 4 5 6 7, ये 7 तक आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा। 8 में अब हमारे को अकाउंटिंग दे दी गई है, तो हम तो आपको बताएंगे कि सर ये जो पिछले 6 साल जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा, ये पिछले 6 साल जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा, अब वो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा? यस सर। तो वो आपका हो गया प्रीवियस ईयर का। यस सर। और करंट ईयर का आपका हो गया सर कितना? 2 लाख रुपए। तो टोटल आपका सर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 14 लाख रुपए। आप क्या एंट्री करोगे सर? आप एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, टू पेटेंट या जो टू नो हाउ है वो 14 लाख रुपए, और आप ये जो प्रीवियस ईयर का है
उसको किस नाम से डालोगे सर? उसको आप डालोगे प्रायर पीरियड आइटम के नाम से। उसको क्या कर दोगे आप? डेबिट कर दोगे। समझ में आई क्या बात? क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। देखिए क्या यही आंसर आ रहा है क्या? हाँ सर यही आंसर आ रहा है। प्रायर पीरियड आइटम जिसे अपन P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर सकते हैं, अमोर्टाइजेशन जिसे अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं, और टू नो हाउ अकाउंट। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। डेप्रिसिएशन वर्ड अपन नहीं लिखेंगे, अपन अमोर्टाइजेशन लिख देंगे। मतलब सर अब बताइए आपको क्या ये अमाउंट में कोई दिक्कत है क्या? नो सर, अमाउंट हमारे को क्लियर हो गया। समझ में आई क्या बात? यस सर, क्लियर हो गया अमाउंट हमारे को। समझ में आ गया? यस सर। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 2? पढ़िए सर इलस्ट्रेशन नंबर 2 को। कंपनी ने स्पेंड कर दिया 45 लाख फॉर द पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंडिचर्स पे on one of its new consumer product which was marketed in the year 2001 and 2 but proved to be a failure. State how will you deal with the following matters in the accounts of the U Limited for the year ended of 31st March 2002. सर आपको पहले तो बिरते ये दो वर्ड पढ़ लेनी चाहिए। क्या लिखा है? पब्लिसिटी एंड रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर। कहाँ जाएगा सर ये डेबिट टू P&L। लॉजिक ही खत्म, आपका क्वेश्चन ही खत्म। ये लिखा हुआ सर, क्या कर देंगे अपन उसको? डेबिट टू P&L कर देंगे। समझ में आई क्या बात? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे सर? क्योंकि आपने बताया था कि जब भी रिसर्च एक्सपेंडिचर होता है या फिर पब्लिसिटी एक्सपेंडिचर होता है या अब नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स होता है, वो कहाँ जाता है? आपके P&L अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया जाता है। समझ में आई क्या बात? क्लियर हो गया क्या? यस सर। आगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या है? कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ का है, एनुअल एडवर्टाइजिंग कितना है? 2 करोड़ का। उसने मार्केटिंग करने के लिए लिया न्यू प्रोडक्ट को, और उसने एस्टिमेट करा कि कंपनी का जो टर्नओवर होगा 25 करोड़ होगा न्यू प्रोडक्ट से, और कंपनी ने क्या कर दिया? इसको डेबिट कर दिया P&L अकाउंट में। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 करोड़ इनकर्ड ऑन एक्सटेंसिव स्पेशल इनिशियल एडवर्टीजमेंट कैंपेन ऑन फॉर द न्यू प्रोडक्ट। इज द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द कंपनी करेक्ट? यस, 100% करेक्ट। क्यों सर? क्योंकि एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट है, कहाँ जाती है सर? P&L में डेबिट हो जाती है क्या? हाँ सर, आपने लिखवाया था, ये लिखा हुआ कि एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी ये कहाँ चल जाती है सर? आपकी एक्सपेंस्ड ऑफ हो जाती है। इसका मतलब वो P&L में राइट ऑफ हो जाती है। क्या कंपनी ने भी ऐसा ही करा क्या? यस सर, कंपनी ने भी ऐसा ही करा। तो अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट क्या है? एकदम करेक्ट है। ये लिखा हुआ देखिए सर, करेक्ट है। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। क्या सर? AS23 AS26 के 3 ही एग्जाम्पल्स थे। क्लियर क्या? यस सर। अब आ जाइए सर आपके क्वेश्चन आंसर पे। पीछे जो लास्ट में गिवन होते हैं वो करके फिर अपन इस चैप्टर को सर क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। फिर अपन प्रैक्टिस मैनुअल के भी क्वेश्चन कर देना बाकी है अभी तो, है ना? यस सर। देखिए कोई है क्या क्वेश्चन? ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको सर, आप LM मार्क कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या लिखा हुआ है? स्विफ्ट लिमिटेड है, एक्वायर करता है पेटेंट, मतलब इंटेंजिबल एसेट है। कितने रुपए की कोस्ट में? 80 लाख फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी कितना है? 5 साल है, 5 साल का है। कंपनी कैपिटलाइज करती है, कोस्ट को स्टार्ट करती है अमोर्टाइजेशन करना सेट एट द रेट 10 लाख रुपी पर एनम। कंपनी हैड अमोर्टाइज्ड पेटेंट एट 1 लाख रुपी पर एनम इन द फर्स्ट 2 years. In the first 2 years, on the basis of economic benefit derived from the product manufactured under the patent. After 2 years, it was found that product life cycle may continue for another 5 years from then, and the patent was renewable, and the Swift Limited got it renewed after the expiry of 5 years, and the net cash flow from the product during these 5 years were expected to be as follows: 36, 46, 44, 40, 34. Find out the amortization cost of patent for the each of years. समझ में आया सर आपको ये क्वेश्चन? देखिए क्या हुआ सर इस क्वेश्चन में। सर स्विफ्ट लिमिटेड है, स्विफ्ट लिमिटेड ने एक पेटेंट एक्वायर्ड कर लिया। स्विफ्ट लिमिटेड ने एक पेटेंट एक्वायर्ड कर लिया कितने रुपए में सर? 80 लाख रुपए में, जिसका लाइफ पीरियड कितना है? 5 साल है। कंपनी कैपिटलाइज कर देती है कोस्ट को, स्टार्ट करती है 10 लाख रुपए पर एनम। क्या करना सर? 10 लाख रुपए पर एनम क्या करना? अमोर्टाइज करना। कंपनी हैड अमोर्टाइज द पेटेंट एट 1 लाख रुपी पर एनम इन द फर्स्ट 2 years ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है। आफ्टर 2 years इट वॉज फाउंड एट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 years। पहले क्या लगा? 5 साल। तो 5 साल में उसने क्या करा? स्टार्टिंग के 2 साल में उसने 1-1 लाख रुपए पर एनम क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। फिर उसके बाद
2 साल बाद क्या करा सर उसने, 2 साल बाद उसको लगा कि यार ये तो 5 साल और चलेगा, तो फिर उसने 5 साल का नेट कैश फ्लो दे दिया अपन को। 5 साल का क्या दे दिया सर उसने अपन को, नेट कैश फ्लो दे दिया। तो क्या अपन अब कर नहीं सकते क्या, ये बताइए, कर नहीं सकते क्या। यहाँ पे सर क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, इसको आप 10 लाख कर लीजिएगा सर। कितना, इसको आप क्या कर लीजिएगा सर, 10 लाख है ये। समझ में आई क्या बात, क्लियर, यस सर। तो अब एक बात बताइए सर, आप इधर देखिए फटाफट से, कितने रुपए का था, 80 लाख का था। ये देखिए, ये आपका ईयर्स हो गया, ये आपका अमोर्टाइजेशन कॉस्ट हो गई पर एनम की, अमाउंट मतलब पर एनम, ठीक है। ईयर 1 में और ईयर 2 में क्या हुआ, 10 लाख 10 लाख। तो अब बताइए ईयर 3 में आपके पास कितना बचेगा सर, ईयर 3 में हमारे पास बचेगा 60 लाख का। और उसके लिए आपको क्या बोल दिया सर, उसके लिए आपको बोल दिया कि नेट कैश फ्लो, आपको क्या दे दिया सर, नेट कैश फ्लो दे दिए 36 लाख, 46 लाख, 44 लाख, 40 लाख, 34 लाख। सर अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो 36, 46, 44, 40 एंड 34, क्या ये रेशियो आ गया क्या, यस सर। फटाफट से जोड़िए सर इनको, फटाफट से जोड़िए सर अब इसको, 36 प्लस 46 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 34 कितना होता है सर, 200 होता है, यस सर। कितना होता है सर, 200 होता है क्या, यस सर 200 होता है। अब आपको कुछ नहीं करना सर, अब आपको कुछ नहीं करना सर, 60 लाख डिवाइड बाय 200, अब मल्टीप्लाई बाय क्या करना है सर, आपको मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, 36 से, 46 से, 44 से, 40 से, 34 से, और आपके पास क्या आ जाएगा, पर एनम का क्या आ जाएगा, अमोर्टाइजेशन का खर्चा आ जाएगा। तो 36, 46, 44, पहले 36 से मल्टीप्लाई कर ले क्या, यस सर। तो 60 लाख डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना होता है, 10,80,000। कितना होता है सर, 10,80,000। फोर्थ पे 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय कितने से करेंगे सर अपन, कितने से करेंगे, 46 से, 46 फिर 44 फिर 46 फिर 44, तो वही 60 लाख डिवाइड बाय 200 इंटू 46 कितना आया, 13,80,000। समझ में आई क्या बात, यस सर। फिफ्थ में 60 लाख डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय कितने से करेंगे सर, 44 से फिर 40 से, 44 से फिर 40 से और फिर 34 से। मैं इधर लिख लेता हूँ साइड में ताकि बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 60 लाख डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 44 कितना होता है सर, 13,20,000। सिक्स्थ 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 200। समझ में आई क्या बात, यस सर। बताइए कितना आता है, 12 लाख रुपए, यस सर। सेवंथ 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइड बाय 200, देखिए कितना आता है सर, 10,20,000। टोटल कर लीजिए क्या सर, टोटल पूरा क्या 80 लाख ही बनता है क्या, करिए सर टोटल फटाफट से, टोटल कीजिए सर। 20 लाख प्लस 10,80,000 प्लस 13,80,000 प्लस 13,20,000 प्लस 12 लाख, ठीक है, फिर प्लस 10,20,000, टोटल क्या 80 लाख हो गया क्या, हाँ सर टोटल 80 लाख हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया, जो कि आपका पर एनम कितना अमोर्टाइजेशन होना चाहिए वो हमने निकाल लिया। आईसीआई का आंसर देख ले क्या, यस सर फटाफट से देखिए आईसीआई का आंसर, क्या यही आ रहा था आपने, हाँ सर हमारे यही आ रहा था, क्लियर क्या, यस सर, क्लियर, यस। और देखते हैं और एक क्या सर, अमोर्टाइजेशन के क्वेश्चन मतलब AS26 के क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 एक मिनट देखने देना सर, कंपनी इनकर्ड, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 5, ABC लिमिटेड लॉन्च करता है प्रोडक्ट अक्टूबर में, कंपनी ने क्या करा, 20 लाख रुपए खर्चे कर दिए रिसर्च पर, और प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन को देखते हुए मैनेजमेंट केम टू कंक्लूजन दैट द प्रोडक्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। द मैनेजमेंट हैंस वांट्स टू डेफर द एक्सपेंडिचर राइट ऑफ टू द फ्यूचर ईयर। गलत सर, उसको हैंड टू हैंड आपको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएट आपको क्या करना पड़ेगा, PNL अकाउंट में आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा इमीडिएट। फटाफट से आप क्या कर दोगे सर, आप उसको उसी साल PNL अकाउंट में राइट ऑफ कर दोगे, किसके अकॉर्डिंग, एज पर AS26 के अकॉर्डिंग। क्यों सर, क्योंकि रिसर्च है ना सर, वर्ड देखिए आप, रिसर्च वर्ड है, क्लियर हुआ क्या,
बताइए समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर? यस सर। और देखिए, और भी कोई क्वेश्चन है क्या? और देखिए सर, और क्वेश्चन है क्या? सर 18 क्वेश्चन LM मार्क कर लीजिए सर 18 क्वेश्चन को, और पढ़िए सर 18 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सर, पढ़िए। ड्यूरिंग द 2001 एंड 2002 एंटरप्राइज ने बहुत सारे जो पोस्ट है वो इनकर कर दी। कंप्लीशन करा डिटेल प्रोग्राम, डिजाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग, अदर कोडिंग, टेस्टिंग, टेस्टिंग कोस्ट, प्रोडक्ट मास्टर फॉर ट्रेडिंग मटेरियल, पैकिंग फॉर द प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें उसने कर दी। फिर पता है क्या लिखा एंड में? एंड में जाके लिखा यू आर रिक्वायर्ड आफ्टर कंप्लीशन। क्या लिखा हुआ है सब देखिए, पढ़िए इस लाइन को, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2 इट वॉज स्टैब्लिश्ड दैट द प्रोडक्ट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी कब स्टैब्लिश हुई? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2। मतलब ये जो दोनों खर्चे हैं, ये दोनों किसके हैं सर? रिसर्च के। किसके खर्चे हैं ये? रिसर्च फेज तक के खर्चे हैं। यस सर। तो ये कहाँ जाएंगे? आपके PNL में डेबिट हो जाएंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। लेकिन ये वाला खर्चा डेवलपमेंट का होगा, ये वाला खर्चा डेवलपमेंट का होगा, ये वाला खर्चा डेवलपमेंट का होगा। लेकिन आप जब पैकिंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो सर? पैकिंग कर रहे हो प्रोडक्ट्स को। तो क्या जो पैकिंग है वो अगर प्राइमरी पैकिंग है तो ऐड हो जाएगी, लेकिन अगर सब्सिडरी पैकिंग है, मतलब सेकेंडरी पैकिंग है, तो वो आपकी ऐड नहीं होती है। इतना तो आपको भी पता है। यस सर, वो खर्चा हमारा ऐड नहीं होता है। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। तो पैकेजिंग क्या होता है? अब देखिए ICAI ने क्या अजम्पशन लिया है? सेकेंडरी पैकिंग है। क्यों? क्योंकि जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम क्या मानते हैं? सेकेंडरी पैकिंग। तो आप अपने नोट्स में भी लिख लीजिए इस खर्चे को भी कि सेकेंडरी पैकिंग भी नॉट अलाउड। जो सेकेंडरी पैकिंग होती है वो भी आपका क्या हो जाता है? राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो ये भी आपका क्या किया जाएगा? PNL में राइट ऑफ। ये दोनों खर्चे PNL में राइट ऑफ, ये भी खर्चा PNL में राइट ऑफ किया जाएगा। अब डेवलपमेंट फेज में कौन कौन से बचे सर? डेवलपमेंट फेज में कौन कौन से बचे? ये तीनों क्या हैं? डेवलपमेंट फेज है। यस सर। तो अपन तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड कर दीजिए सर फटाफट से। अब इनको तीनों को कितना आता है? 63,000, 18,000, 19,500। कितना आया सर? 1,05,000। ये आपका क्या होगा? कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आई? यस। देख लीजिए सर, क्या यही आ रहा है क्या? यस सर। देखिए 150 आपका कैपिटलाइज कर लिया। यस सर। और ये जो पैकेजिंग का एक्सपेंडिचर वो आपको PNL में राइट ऑफ कर दिया। और ये जो आपका क्या बोलते हैं 90,000 था, उसको भी अपन ने एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? अब बताइए क्या आपको सर ये AS हार्ड लग रहा है क्या? नो सर, अब ये AS इजी है और आपको समझ में भी आ रहा है। क्लियर क्या? यस सर। अब फटाफट से अपन क्या करते हैं सर? फटाफट से अब अपन अब प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं और फाइनल के जो प्रैक्टिस मैनुअल है उसके भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि अपना ये वाला AS खत्म हो जाए। या फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करिए? आप बताइए सर, या तो नेक्स्ट क्लास में करें? हाँ सर, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम AS 26 के बचे हुए सारे क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। क्लियर? यस सर।